तो हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अनसॉल्व पेपर के 2015 के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी सेकंड से शुरू करेंगे। तो अटेम्प्ट आर क्वेश्चन के आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड्स में इनको आंसर देना है। तो ये इन दोनों में अथवा में कोई भी एक करना है। तो या तो सोशल या इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में बताना है, या हमें लीडरशिप क्या होती है इसका और इसके स्टाइल्स क्या होते हैं, कितने तरीक़ों से ये किया जा सकता है। ठीक है, वो बताते हैं। तो आई थिंक ये लीडरशिप वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे। तो लीडरशिप वाला करते हैं। लीडरशिप मीनिंग लीडरशिप की देखते हैं हम। Leadership means a quality of a specific person by which he guides to other and he operates their activity and leader and there are many followers behind him. He direct them. मतलब लीडरशिप किसी भी इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसका वो यूज़ करके दूसरों को गाइड करता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, और इसके फॉलोअर्स होते हैं जो कि इसके बातों पे चलते हैं, इसके कहने पे चलते हैं। इन रियल लीडरशिप इज कैपेसिटी ऑफ पर्सन हु गाइड्स पीपल फॉर डूइंग हिज डिजायरेबल वर्क एंड लीडर प्रोवाइड्स सेफ्टी टू हिज फॉलोअर। मतलब ये लीडरशिप एक कैपेसिटी होती है किसी भी इंसान के अंदर जो दूसरे बंदों को, दूसरे व्यक्तियों को गाइड करता है उनके डिज़रेबल वर्क करने के लिए, उनके हित के वर्क के लिए उनको गाइड करता है। और लीडर्स जो होता है अपने फॉलोअर्स की सेफ्टी भी करता है। ठीक है, तो हमने ये बता दिए कि लीडरशिप होती क्या है आखिरकार। अब हमें बताने हैं काइंड्स नहीं बताना है, हमें स्टाइल बताना है। स्टाइल किस तरीके से होता है लीडरशिप। अगर टाइप्स देखें, टाइप्स भी देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो डेमोक्रेटिक लीडर, जनतांत्रिक नेता, मतलब जो सबके हितों के लिए सबसे एडवाइस लेता है। ठीक। ऑटोक्रेटिक लीडर जो किसी से एडवाइस नहीं लेता, अपने पावर का यूज करके खुद ही सबके ऊपर कंट्रोल करता है। लेजर फेयर लीडर कौन होता है? जो कि अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से ध्यान रखता है। और पर्सनल लीडर कौन होता है? पर्सनल लीडर कौन होता है? जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल कांटेक्ट के व्यक्तियों को गाइड करता है, दैट इज पर्सनल लीडर। इम्पर्सनल लीडर जब अपने अननोन व्यक्तियों को गाइड करता है, उससे पर्सनली नहीं जानता उसको। ठीक है। और अगला है फंक्शनल लीडर, क्रियात्मक नेता। क्रियात्मक नेता, अब हम देखते हैं लीडरशिप की स्टाइल्स क्या क्या होती है। लीडरशिप स्टाइल जो कि हमसे सवाल ने पूछा था यही। तो लीडरशिप किस तरीके से की जाती है? तो एक लीडरशिप की जाती है मोटिवेशनल। जो मोटिवेशनल होते हैं वो भी एक तरीके से लीडर होता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। और एक पावर लीडरशिप होती है जिसमें नेता वेता आते हैं, वो पावर का यूज करके लीडरशिप करते हैं। और एक सुपरवाइजरी लीडरशिप होती है जो कि कंपनी में होती है, वहाँ पे फैक्ट्री में ये सब होती है। जो मोटिवेशनल लीडरशिप होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव में मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी, और वहीं नेगेटिव में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकती है। और यहाँ पावर में ऑटोक्रेटिक हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है और फ्री रेन हो सकती है। और सुपरवाइजरी में जो एम्प्लॉय हैं उनके बेनिफिट में हो सकती है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और प्रोडक्शन के भी हित में हो सकती है। ठीक, ये स्टाइल्स होती हैं कैसे कैसे की जा सकती है लीडरशिप। आगे बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रमोशन ऑफ वेंचर। प्रमोशन ऑफ वेंचर क्या होता है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और ये प्रमोशन ऑफ वेंचर क्या होता है बताते हैं। प्रमोशन
ऑफ वेंचर बताने से पहले हम पहले वेंचर की मीनिंग देखेंगे और उसके बाद प्रमोशन की देखेंगे। दोनों चीज़ समझ आ जाएगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वेंचर देखते हैं क्या होती है। वेंचर मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज ऑर्गेनाइज फॉर द डूइंग अ बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ऐसा एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज, किसी भी बिजनेस को रन करके प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है, वो वेंचर है। वेंचर मीन्स अ प्लांट और फैक्ट्री और अ कंपनी इन विच अ लीगल बिजनेस इज परफॉर्मिंग। मतलब वेंचर मीन्स वो होता है कोई भी प्लांट या फैक्ट्री या कंपनी जहाँ पे लीगल बिजनेस चल रहा है, दैट इज वेंचर। ठीक, वेंचर ये हो गया। अब प्रमोशन देख लेते हैं हम क्या होता है। प्रमोशन मीन्स टू बिगिन, इट मीन्स टू बर्थ any enterprise and care the enterprise as the same of birth of child as well as their caring, as well as their caring। प्रमोशन मीन्स मतलब वो होता है जब किसी भी एंटरप्राइज का जन्म होता है तो उसका हम केयर करते हैं, उसको संभाल संभाल के आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा सा होता है, जब वो पैदा होता है, उसको हम ए टू जेड बेसिक नेसेसरी उसको सिखाते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमने वेंचर्स और प्रमोशन देख लिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स में बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये प्रमोशन ऑफ वेंचर। तो प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी एंटरप्राइज ऑफ वेंचर। तो जो प्रमोशन होता है वो किसी भी एंटरप्राइज का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। इट्स बिगिन फ्रॉम आइडियाज ऑफ वेंचर। मतलब इसमें जो वेंचर का आइडिया होता है, उद्यम का आइडिया होता है, वो आता है, ठीक। प्रमोशन ओरिजिन इन द माइंड ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जो ये प्रमोशन होता है ये किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आता है कि ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे आगे करेंगे। ये किसके दिमाग में आता है? किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है, या पर्सन, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के दिमाग में आता है, ठीक। प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेंचर। प्रमोशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ वेंचर का प्रोसेस है। देयर आर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन प्रमोशन। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो प्रमोशन में परफॉर्म की जाती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो प्रमोशन में जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास उनका पता लगाना, उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस। जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनका एनालाइज करना। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, एनालिसिस। तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एनालाइज करना। डूइंग प्राइमरी प्रिपरेशन। जो प्राइमरी प्रिपरेशन है उनको, जो प्राइमरी नेसेसरी उसके लिए चीज़ें हैं उनका प्रिपरेशन करना। कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। जो बिजनेस को फॉर्म करने के लिए जो हमें नेसेसरी गुड्स चाहिए होंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब, इनका कलेक्शन करना, ठीक। ये एलिमेंट्स है। आगे बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। तो या ये बता सकते, या ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनोवेशन वाला है। तो इनोवेशन देखते हैं, नवाचार होता क्या है आखिर। तो इनोवेशन, नवाचार क्या होता है? मीनिंग इनोवेशन। तो इनोवेशन मीन्स परफॉर्मिंग अ न्यू एक्टिविटी। तो इनोवेशन मीन्स क्या होता है? जो हम नई एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, कोई भी नई चीज परफॉर्म करते हैं, दैट इज इनोवेशन। व्हेन वी यूज अ न्यू टेक्निक एंड नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनोवेशन। जब भी हम कोई भी नई टेक्निक यूज करते हैं, नई नॉलेज गेन करते हैं अबाउट प्रोडक्शन या गुड्स को गुड्स या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नई नई टेक्निक को सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। इट इज अ comprehensive process including with new knowledge, new techniques, new activity, production of new activity, new thoughts। मतलब
ये एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें नई नॉलेज गेन करना, नई टेक्निक सीखना, नया प्रोडक्शन करना, नए नए विचारों को लाना, ये सब किस में आता है? इनोवेशन में आता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनोवेशन के। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। दूसरा, यूज ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है उसका यूज करो। थर्ड, टू मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तो जो कंज्यूमर है उनका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे होगा उसके लिए। प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू गुड्स फॉर सेल, तो जो न्यू गुड्स है फॉर सेल उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना। टू प्रोवाइड न्यू चीप, टू प्रोवाइड न्यू या चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिव रिजल्ट, ये अलग है, मतलब यहाँ पे टू प्रोवाइड न्यू एंड चीप बेस्ट प्रोडक्ट, तो नया और सबसे सस्ता प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, क्रिएटिव रिजल्ट आना चाहिए इसका। उसके बाद इंक्रीज इन कम्पिटिटिव कैपेसिटी, ये हमें जो हमारी कम्पिटिटिव कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। और लास्ट है वेरियस फॉर्म, ये कई तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 वाला बात करेंगे, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या है जो बताना है और इसके क्रिटिकल इवेल्युएशन देने हैं। ठीक, तो ये मीनिंग लिख ली है, इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला थोड़ा तेज तेज लिखा है। तो मीनिंग देते हैं पहले। मीनिंग, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट searching of new entrepreneurial, developing entrepreneur, feeling, developing skills and quality of entrepreneurship, and to provides active cooperation for establishment of successful enterprise। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में भी लिख रखा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आशय किसी ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य संभावित उद्यमियों की खोज करना, उसमें उद्यमिता की भावना का विकास करना, उद्यमिता के गुणों और कौशल का विकास करना तथा सफलतापूर्वक उपक्रम की स्थापना से सक्रिय सहयोग प्राप्त करना। मतलब हमें नए नए जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी खोज करना, उनकी थॉट को विकसित करना और उनके सफलतापूर्वक उनका एंटरप्रेन्योरशिप को स्थापित करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन, मतलब इसके कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो देख लेते हैं कॉजेज ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्लो विकास क्यों हुई, उसके कुछ कॉजेज हैं। तो पहला, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, परंपरागत एक जो विधाएं हैं उसकी वजह से। ठीक, दूसरा है डिफेक्टिव सोशल सिस्टम, डिफेक्टिव सोशल सिस्टम की वजह से। थर्ड, नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर। आगे है चौथा, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज की वजह से। पांचवा, लैक ऑफ टेक्निक एजुकेशन, इसकी वजह से। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की शॉर्टेज की वजह से। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, तो जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है उसकी कमी होने की वजह से। आगे, डोमिनेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अगेन इनोवेशन। नेक्स्ट है फियर ऑफ कंपटीशन और इनएडेक्वेट फैसिलिटीज। ये कुछ कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत स्लो विकसित हो रही है। ठीक, तो कॉजेज बता दिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने कुछ उसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन दे दिया और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या ये बता दिया। आगे हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम छठे वाले क्वेश्चन के बारे में।
तो व्हाट इज स्मॉल यूनिट, इसके अलावा ये है व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अ प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी टू मेक द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस एंड दस एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन to accomplish routine activities cannot be considered projects। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम नए नए यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अब कंप्लीट करते हैं, उसको बनाते हैं, जो एक रूटीन फॉलो करते हैं उसको बनाने के लिए, दैट इज प्रोजेक्ट। और इस रूटीन का जो रिपोर्ट होता है दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक, इसको करते हैं, उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो हमारा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। यूनिक एक्टिविटीज, पहले बताया यूनिक एक्टिविटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि इस टाइम में हमको ये चीज़ अचीव कर लेनी है। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। स्पेसिफाइड टाइम, जो हम गोल अचीव कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम फिक्स किया होना चाहिए हमने। इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। और ट्रांजेंस क्रिएट्स अर्जेंसी, मतलब अगर जो हमने टाइम फिक्स किया है जो गोल के लिए, अगर उस टाइम में नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टर्मिनेट हो सकता है, तो उस टाइम के लिए अर्जेंसी। ठीक, तो हमने ये कर लिया, छठा वाले तक कर लिया। अब हम सेक्शन सी में करेंगे, कोई भी दो करना है हमको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कोई भी कर सकते हैं हम, लगभग सब यही है। तो इम्पोर्टेंट जो देखते हैं वही करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट क्या होता है, ये पहले भी देखते हैं, यही वाला। एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट क्या होता है, हाउ डज इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल और इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इफेक्ट करता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को, ये वाला पहले करते हैं। तो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। तो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग कंडीशन इंक्लूड्स और forces that influence or modify as the aggregate of social and cultural condition of an individual or a community। मतलब पर्यावरण से आज से उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्तियों अथवा समुदायों के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक, तो ये हमने बता दिया एनवायरनमेंट होता क्या है आखिर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। हमको बात करनी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो फिर भी देख लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। जैसे लैंड, इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्शन, बिल्डिंग, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, कैपिटल, ये सब हमारी इंटरनल में आती है। ठीक, एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आता है, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड, डेवलपिंग कौन कौन सी, जैसे डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी है, अमेरिका, जापान, कनाडा। सेमी डेवलप्ड कौन कौन सी है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो। और डेवलपिंग कौन है, एशिया। एशिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है। एशिया में जितने भी आती हैं कंट्री वो सारी नहीं, कुछ कुछ, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं दूसरा क्या आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी। ये अभी हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या आता है, जैसे इंडस्ट्रियल, फिजिकल, मॉनेटरी, ट्रेड, ये सब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में आती हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या आता है, ये भी थर्ड पार्ट है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर का। इकोनॉमिक सिस्टम में तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कम्युनिस्ट या सोशल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसकी है, जैसे जर्मनी, जापान,
अफ्रीका, और कम्युनिस्ट सोशल इकोनॉमी कहाँ कहाँ पे, जैसे चाइना, रसिया, क्यूबा, हंगरी, रोमेनिया, ये सब। और मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। अब हमने ये सब इसके डिस्कस कर लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम सोशल फैक्टर्स को कुछ डिस्कस करते हैं। सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे सोशल वैल्यू, एजुकेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जेंडर रेशियो, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट और कल्चर, टेस्ट, हॉबीज, ये सब हमारा सोशल फैक्टर्स में आते हैं। तो ये सब हमारे इफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो 7वां कर दिया, ठीक। अब हम या सोशल एनवायरनमेंट, ये इसके बीच में डिटेल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इसका इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, या ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अ टू वे ट्रैफिक एक्सप्लेन। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, वो टू वे प्रोसेस है। कैसे है बताओ, हमको बताते हैं। तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर होती क्या है वो बता देते हैं। तो ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो हमारे बिजनेसमैन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। बिजनेस यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, जो बिजनेस होता है वो हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। अर्न प्रॉफिट, अर्न फ्रॉम मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनसे अर्न करता है बिजनेस। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी, तो इसके लिए मस्ट है, इसके लिए जरूरी है कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाए। तो स्कोप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ये 2 तरीके से होता है। बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंस सेक्शन टूवर्ड बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो कस्टमर या कंज्यूमर के लिए कैसे होना चाहिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स बिजनेस, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो क्या होनी चाहिए हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे कंज्यूमर के प्रति क्या होना चाहिए, कस्टमर के प्रति, और हमारे सोसाइटी के प्रति। तो देखते हैं कस्टमर वाला। टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड गुड्स, तो हमारे कस्टमर को स्टैंडर्ड गुड प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे बिजनेसमैन की। टू पोस्ट सेल सर्विस प्रोवाइड, पोस्ट सेल सर्विस प्रोवाइड कराए। नो मिस स्टेटमेंट इन एडवर्टाइजमेंट, टू सेल गुड्स ऑन रीजनेबल गुड्स, तो जो आपको सेल करना है गुड्स को वो रीजनेबल प्राइस पे सेल करना है, और रीजनेबल गुड्स को सेल करना है, ठीक। टू सप्लाई गुड्स ऑन सर्टेन पीरियड, जो आपको सप्लाई करना है गुड्स का वो उसको सर्टेन पीरियड में करना है, एक स्पेसिफिक सर्टेन पीरियड में करना है, ठीक। टूवर्ड्स एम्प्लॉई, अब ये हमने अपने कंज्यूमर के, अपने कस्टमर के बारे में बात कर लिया। अब हम एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉय के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। तो एम्प्लॉय के लिए क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी इन जॉब, तो जो एम्प्लॉय के लिए होनी चाहिए वो उसके जॉब में स्थिरता होनी चाहिए, ठीक, उसका जॉब सिक्योर होना चाहिए। इंसेंटिव, वेजेस एंड सैलरी, उसके हित के लिए उसको सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी मतलब जो उसके हित में जो ठीक ठाक सैलरी उसको मिलनी चाहिए। वहीं और द गुड्स हेल्दी कंडीशन ऑफ वर्क, और उसके लिए गुड और हेल्दी कंडीशन होने चाहिए वर्क करने के लिए, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे हेल्दी कंडीशन होनी चाहिए। केयरिंग टू एम्प्लॉय इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है उसको केयर करना चाहिए। टू प्रोवाइड सेफ्टी ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड ओल्ड एज, अगर आपके एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है जब वो ओल्ड एज का है तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने की आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग एंड वेलफेयर वर्क, उसके ट्रेनिंग और वेलफेयर वर्क की आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आपको शेयरिंग करनी है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ठीक। ये कुछ हमने देख लिया अभी अपने एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर के रिगार्डिंग, जो बिजनेसमैन हैं उनके रिगार्डिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी टूवर्ड्स बिजनेस, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर टूवर्ड्स बिजनेस, जो ओनर है उसका बिजनेस के प्रति क्या होना चाहिए,
टू मैनेज अ सफिशिएंट कैपिटल, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो उसका कैपिटल है उसको मैनेज करे, सफिशिएंट कैपिटल को मैनेज करे। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पर्सन, जो पर्सन हायर करेगा वो सुटेबल होने चाहिए काम के लिए। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जो आपको अब प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे। आगे कंट्रोल ऑन ड्राइंग, आपको ड्राइंग पे कंट्रोल करना है। टू फॉलो द मेन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, आपको जो प्रिंसिपल बिजनेस के मेन प्रिंसिपल होते हैं उसको फॉलो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, अभी हमने एम्प्लॉयज की अपने एम्प्लॉयर्स की देखी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज के प्रति, अब एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे एम्प्लॉयर्स के प्रति। ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, तो अभी हमने कंज्यूमर के लिए देखा था, अब कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखेंगे। ठीक, नो बाइंग एक्सीड गुड्स, एक्सेस गुड्स, तो हमें एक्सेस गुड्स को बाय नहीं करना है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इंटरेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, आपको नॉलेज प्रोवाइड करानी है इंटरेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। टू पेमेंट द प्राइस ऑन टाइम, आपको जो पेमेंट है वो टाइम से पे करना है। ठीक, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, तो ये कुछ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या होनी चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेंगे सप्लायर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सप्लायर की। सप्लाई ऑन टाइम ऑफ, सप्लाई ऑन टाइम इन मार्केट, हमें मार्केट में जो सप्लाई करनी है गुड्स की वो टाइम पे करनी है। गुड्स, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करानी है गुड्स की। ऑन फेयर वैल्यू, सही मूल्य पे। कंटिन्यूअस सप्लाई, लगातार सप्लाई करनी है। ठीक, इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, हमें अपने जो गुड्स की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। फैसिलिटी टू चेंज, हमें ये फैसिलिटी देनी है कि अगर अगला बंदा हमसे ये वाला नहीं चाह रहा है तो वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली अलग अलग, बिजनेस के प्रति क्या होती है हमारे कंज्यूमर की, या हमारे बिजनेस की क्या होती है हमारे कंज्यूमर के प्रति, ये सब टू वे प्रोसेस है ये बता दिया, अलग अलग दोनों को डिफाइन कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 पेज लिख रखा है, ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट था उसको कर लिया। तो ये 2015 वाला हो गया साल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के साथ। थैंक यू।